नमस्कार। आज हम बात करेंगे संपत्ति के संबंध में, यानी प्रॉपर्टी। संपत्ति का अर्थ क्या है और संपत्ति की उत्पत्ति संबंधित विभिन्न सिद्धांत क्या है। सबसे पहले देखते हैं संपत्ति का अर्थ। सामान्यतः संपत्ति का तात्पर्य उस वस्तु से होता है जिस पर स्वामित्व के अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है। स्वामित्व के अधिकार का प्रयोग प्राय मूर्त वस्तुओं पर ही किया जा सकता है। सामंत के विचार से संपत्ति शब्द का अर्थ सर्वबंधक सांपत्तिक अधिकारों से है, यानी प्रोप्राइटरी राइट्स इन रेम, जो सर्वबंधक यानी सभी व्यक्तियों के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। सर्वबंधक अधिकार से आशय यह है ऐसे अधिकार जो किसी व्यक्ति को समस्त मानव वर्ग के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। विधि के अंतर्गत संपत्ति शब्द का प्रयोग भिन्न भिन्न अर्थों में किया गया है। कभी इसे स्वामित्व के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है तो कभी हक के रूप में। यही नहीं, कभी कभी तो वे समस्त वस्तुएं जो किसी व्यक्ति के पास है उसकी संपत्ति मानी जाती है। इसमें केवल वे वस्तुएं नहीं हैं जिसका कि वह स्वामी है, बल्कि उस व्यक्ति के समस्त दावे भी संपत्ति में समाविष्ट माने जाते हैं। परंतु संपत्ति का जो ये सामान्य अर्थ है, ये विधिक दृष्टि से अनुपयुक्त है। सामंत ने कुछ संदर्भ बताए हैं जिनके परिप्रेक्ष्य में संपत्ति शब्द का प्रयोग किया जाता है। पहला तो उसने बताया है समस्त विधिक अधिकार। इस संदर्भ के अंतर्गत संपत्ति के अंतर्गत व्यक्ति के समस्त विधिक अधिकार सम्मिलित हैं। यहाँ तक कि मनुष्य का स्वयं का जीवन, उसका शरीर, हाथ पैर, उसकी स्वतंत्रता, उसके बच्चे, नौकर, भूसंपदा आदि सभी उसकी संपत्ति होती है। ग्रोशियस और ब्लैकस्टोन जैसे हॉब्स आदि अंग्रेजी विधिशास्त्री जो हैं उन्होंने संपत्ति शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में किया है। दूसरा संदर्भ जो सामंत बताते हैं वो सांपत्तिक अधिकार। इस अर्थ में संपत्ति के अंतर्गत मनुष्य के वैयक्तिक अधिकारों का समावेश नहीं होता, बल्कि केवल सांपत्तिक अधिकार ही उसकी संपत्ति कहलाते हैं। अतः व्यक्ति की जो भूमि, जंगम वस्तुएं, कंपनी में उसके द्वारा जो धारित अंश है तथा उसे प्रतिदेय ऋण जो है वो इसकी संपत्ति है, किंतु उसकी जीवन अथवा उसकी स्वतंत्रता या प्रतिष्ठा है जो कि व्यक्तिगत अधिकार है, उसको उसकी संपत्ति नहीं माना जाता। वर्तमान में संपत्ति शब्द का प्रयोग इसी संदर्भ में, इसी अर्थ में किया जाता है। उसके बाद सामंत तीसरा संदर्भ देते हैं सर्वबंधक सांपत्तिक अधिकार। इस अर्थ में संपत्ति के अंतर्गत सभी सांपत्तिक अधिकार नहीं आते, बल्कि केवल वो ही सांपत्तिक अधिकार आते हैं जिनका स्वरूप सर्वबंधक होता है, यानी वो सभी व्यक्तियों, सभी मानव वर्ग के किसी व्यक्ति को पूरे मानव वर्ग के विरुद्ध जो अधिकार प्राप्त है सांपत्तिक, वो ही इसके अर्थ के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आता है जो संकीर्ण अर्थ है, एक मूर्त संपत्ति। संकीर्ण अर्थ में संपत्ति के अंतर्गत भौतिक वस्तुओं पर स्वामित्व के अधिकार के अलावा किसी अन्य अधिकार का समावेश नहीं किया जाता है। बेंथम ने भी संपत्ति के इसी अर्थ को उपयुक्त और उचित माना है। अब व्यापक अर्थ में संपत्ति को देखें तो वर्तमान समय में समस्त विधि प्रणालियों में संपत्ति शब्द की व्यापक व्याख्या की गई है। वर्तमान में वैयक्तिक महत्व का, जो वैयक्तिक संपत्ति का महत्व निरंतर घटता जा रहा है। व्यक्ति के संपत्ति संबंधी अधिकारों का संरक्षण करना ही राज्य और विधि का प्रमुख कार्य है। भारत जैसे प्रजातांत्रिक देश में उत्पादन के साधनों के राष्ट्रीयकरण की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप वैयक्तिक संपत्ति अधिकार की, वैयक्तिक जो सांपत्तिक अधिकार है उसकी बजाय सामूहिक सांपत्तिक अधिकार को विशेष महत्व दिया जा रहा है। आज संपत्ति एक सामाजिक उपक्रम के रूप में विकसित हो गई है। अब संपत्ति की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके संबंध में अलग अलग सिद्धांत है।
ये सिद्धांत जो है संपत्ति की सृष्टि जो हुई है, उत्पत्ति हुई है, उसके बारे में अलग अलग विधिशास्त्रियों की विचारधाराओं को स्पष्ट करते हैं। हालांकि इनमें से कोई भी सिद्धांत अपने आप में पूर्ण प्रतीत नहीं होता, फिर भी प्रत्येक में कुछ न कुछ यथार्थता का अंश सम्मिलित है। पहला सिद्धांत है संपत्ति संबंधी प्राकृतिक सिद्धांत, नेचुरल थ्योरी। संपत्ति की उत्पत्ति के संबंध में जो प्राकृतिक सिद्धांत है, उसके अनुसार जो मनुष्य किसी संपत्ति या वस्तु को सर्वप्रथम अपने नियंत्रण में लेता है, न्यायिक दृष्टि से वही उस संपत्ति का अधिकारी होता है। ग्रोशियस और ब्लैकस्टोन जैसे विधिशास्त्रियों ने संपत्ति की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत का समर्थन किया है। कांट ने भी अपनी पुस्तक फिलॉसफी ऑफ लॉ में संपत्ति की उत्पत्ति विषयक इस सिद्धांत का अनुमोदन किया था। इस सिद्धांत के निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि संपत्ति का प्रादुर्भाव उस वस्तु के सर्वप्रथम ग्रहण द्वारा हुआ जिस पर किसी भी व्यक्ति का स्वामित्व नहीं था। यानी जो स्वामित्व का अधिकार है, उसकी शुरुआत कैसे हुई? स्वामित्व विहीन संपत्ति, यानी जिस संपत्ति पर किसी का अधिकार ना हो, जो लावारिस पड़ी हो, उस पर जब सर्वप्रथम किसी व्यक्ति ने अधिकार किया तो वो उसका स्वामी कहलाया, और इस प्रकार संपत्ति संबंधी अधिकारों का प्रादुर्भाव हुआ। इसकी आलोचना भी की गई है। सर हेनरी मैन और बेंथम जैसे विधिवेत्ताओं ने इस सिद्धांत की आलोचना की है। हेनरी मैन के विचार से यह तर्क कि कब्जा हक का सृजन करता है निराधार है और साथ ही ये विवाद उत्पन्न करने वाला है। उनके अनुसार इस सिद्धांत का कोई तर्कसंगत सबूत उपलब्ध नहीं है। दूसरा सिद्धांत है संपत्ति उत्पत्ति के संबंधित संपत्ति विषयक श्रम सिद्धांत, लेबर थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार कोई वस्तु उसी व्यक्ति की संपत्ति होती है जिसके परिश्रम से उसका निर्माण हुआ है। परंतु अनेक विधिवेत्ताओं ने इस सिद्धांत की आलोचना इस आधार पर की है कि श्रम से संपत्ति का निर्माण नहीं होता, बल्कि यह तो संपत्ति को जुटाने का एक साधन मात्र है। श्रम से हम संपत्ति प्राप्त करते हैं, अर्जित करते हैं, परंतु उसका निर्माण नहीं करते। जो मार्क्सवादी विचारधारा है संपत्ति संबंधी, वो इसी सिद्धांत पर आधारित है। परंतु वर्तमान में इस सिद्धांत का विशेष महत्व नहीं है, क्योंकि अनेक अवसरों पर बिना श्रम के भी व्यक्ति को संपत्ति प्राप्त हो रही है, जिसका एक उपयुक्त उदाहरण है जैसे वसीयत के रूप में किसी व्यक्ति को संपत्ति प्राप्त हो जाती है तो उसमें उसके श्रम का कोई रोल नहीं होता है। तीसरा संपत्ति उत्पत्ति विषयक सिद्धांत जो है वो है राज्य की शक्ति से संपत्ति की उत्पत्ति, स्टेट क्रिएटेड प्रॉपर्टी। इस सिद्धांत के अनुसार संपत्ति की उत्पत्ति राज्य से हुई है। प्रोफेसर जेंक्स ने इस सिद्धांत का समर्थन किया है, परंतु इस सिद्धांत की व्यर्थता इस बात से स्पष्ट होती है कि वस्तुतः राज्य तथा संपत्ति दोनों की ही उत्पत्ति सामाजिक एवं आर्थिक शक्तियों के परिणाम स्वरूप हुई है। अतः इन दोनों में से ही कोई भी एक किसी दूसरे का निर्माता नहीं हो सकता है। उसके बाद चौथा सिद्धांत है तत्वमीमांसी सिद्धांत, मेटाफिजिकल थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार संपत्ति मानव व्यक्तित्व का एक आवश्यक अंग है। हीगल ने संपत्ति को मानव स्वतंत्रता की बाह्य अभिव्यक्ति माना है, क्योंकि व्यक्तित्व के विकास के लिए संपत्ति का नियंत्रण आवश्यक है। कांट ने भी संपत्ति संबंधी तत्वमीमांसी सिद्धांत का समर्थन करते हुए इसके अस्तित्व एवं संरक्षा को उचित निरूपित किया है। उसके बाद अगला सिद्धांत है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, साइकोलॉजिकल थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार मानव की अर्जनशीलता की प्रवृत्ति से ही संपत्ति की उत्पत्ति हुई है। जो मानव की सृजनशीलता है, किसी चीज़ को अर्जन करने की, एक्वायर करने की जो प्रवृत्ति होती है, उससे ही संपत्ति की उत्पत्ति मानी जाती है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत की धारणा के अनुसार संपत्ति को अर्जित करना और उस पर नियंत्रण बनाए रखना, यह
मानव की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। बेंथम ने भी इस सिद्धांत का समर्थन किया है। इसके बाद अगला सिद्धांत है ऐतिहासिक सिद्धांत, हिस्टोरिकल थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार संपत्ति का उद्भव 3 क्रमिक चरणों में हुआ है। प्रथम चरण जो है उसमें वस्तुओं को नियंत्रण में लेने की उत्पत्ति मानव की प्रवृत्ति विकसित हुई। दूसरे में उसने कब्जे में रखना प्रारंभ किया और तीसरे चरण में उसमें वस्तुओं पर स्वामित्व रखने की इच्छा जागृत हुई। पहला चरण में तो प्रवृत्ति आई, ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई। दूसरा कब्जे में रखना प्रारंभ किया और तीसरे चरण में स्वामित्व की इच्छा जागृत हुई मानव में। आरंभ में भूमि पर व्यक्तियों का सामूहिक स्वामित्व था, जो कालांतर में व्यक्तिगत स्वामित्व में विकेंद्रित हो गया। इसके बाद जो आखिरी सिद्धांत है वो है कृत्यात्मक सिद्धांत, फंक्शनल थ्योरी। यह सिद्धांत संपत्ति के क्रियात्मक पहलू पर बल देता है। इसके अनुसार मानव द्वारा श्रम और प्रयास से जो अर्जित की गई संपत्ति है वही औचित्यपूर्ण है। इस प्रकार समाज में संपत्ति का वितरण उचित एवं वितरण जो है समाज में उचित एवं सामूहिक आधार पर किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार हमने देखा संपत्ति का अर्थ क्या है और संपत्ति की उत्पत्ति विषयक विभिन्न सिद्धांत क्या है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।